चलिए तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन का टॉपिक। हम ये कवर करेंगे कि कंसिडरेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके इसेंशियल्स क्या होते हैं, वो कब एडिक्वेट होती है, वो कंसिडरेशन अनलॉफुल कब बन जाती है, और यदि कंसिडरेशन अनलॉफुल बन गई तो उसका इफेक्ट क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट पर, केस लॉ और कंक्लूजन। ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडरेशन क्या होती है उसको समझते हैं, फिर हम नोट्स पाएंगे। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही है ना पार्टीज के बीच में, वही कंसिडरेशन है। वापस से, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही है पार्टीज के बीच में, वही कंसिडरेशन है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी से पूछा कि क्या तुम मेरी कार 50 लाख रुपए में खरीदोगे। बी ने बोला यस, मैं आपकी कार 50 लाख रुपए में खरीदूंगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में ए को क्या मिल रहा है? ए को मिल रहे हैं 50 लाख रुपीस। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? 50 लाख रुपीस। अब इस एग्जाम्पल में बी को क्या मिल रहा है? इस कॉन्ट्रैक्ट में बी को क्या मिल रहा है? बी को मिल रही है कार। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? कार। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को जो भी मिल रहा है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है, ए को इस कॉन्ट्रैक्ट में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, और बी को इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या मिल रहा है? कार। तो इसके लिए कंसिडरेशन कार हो गई, ए के लिए कंसिडरेशन 50 लाख रुपए हो गए। चलिए, तो ये आप समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी को जो भी चीज़ मिल रही है वो उसके लिए कंसिडरेशन है। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, कंसिडरेशन को बोला जाता है, कंसिडरेशन एक, इसको दो दो डेफिनेशन हम कवर करते हैं। इट इज प्राइस फॉर प्रॉमिस, दूसरा समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। तो दोनों जगह हम अगर देखें तो कीवर्ड है प्रॉमिस। कंसिडरेशन एक प्राइस होती है जो कि प्रॉमिस के बदले दी जाती है, या इसी डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपेंड करें तो कंसिडरेशन ऐसी चीज है जिसकी कोई वैल्यू है जो कि दी जाती है इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रॉमिस। ठीक है, तब हम समझते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, फिर ये डेफिनेशन समझ में आएगी कंसिडरेशन की। देखिए, ए ने बी को बोला कि क्या तुम मेरी बाइक 50K में खरीदोगे। बी ने बोला यस, 50K में आई विल बाई, आई विल बाई। तो जब इसने पूछा कि क्या तुम मेरी बाइक 50,000 रुपये में खरीदोगे, ये हो गया ऑफर। जब बी ने ऑफर सुन के बोला कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक 50,000 में खरीदूंगा, ये हो गया एक्सेप्टेंस। अब जब एक ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो बनता है प्रॉमिस। मिस इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। जब एक ऑफर पार्टी देती है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो बनता है प्रॉमिस। देयरफॉर
प्रॉमिस इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब यदि हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो प्रोमिसेस बन रहे हैं इस एग्जाम्पल में। दो प्रोमिसेस बन रहे हैं, कौन कौन सा? एक ए का प्रॉमिस। ए का प्रॉमिस क्या है? ए का प्रॉमिस है कि वो अपनी बाइक सेल करेगा, इसको हम बोलते हैं P1। बी का प्रॉमिस क्या है? कि वो ये बाइक को 50,000 रुपये में खरीदेगा, बाई। तो ये हो गया बी का प्रॉमिस। ठीक है। अच्छा, अब हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं। कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन इज ए प्राइस फॉर ए प्रॉमिस। ए ने प्रॉमिस किया ना कि वो अपनी बाइक बेचेगा, तो उसके बदले उसको क्या प्राइस मिल रही है? उसको मिल रहा है 50,000 रुपये। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? 50,000 रुपये। ठीक है। सिमिलरली बी ने क्या प्रॉमिस किया? बी ने प्रॉमिस किया कि वो 50,000 रुपये देगा। उस प्रॉमिस के बदले बी को क्या मिल रही है? कार। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई? कार। बाइक बाइक बाइक, हम बाइक की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। वापस से, ए ने क्या प्रॉमिस किया? ए ने प्रॉमिस किया कि वो बाइक बेचेगा, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? 50,000 रुपये। तो प्राइस क्या मिल रही है? 50,000 रुपये। सिमिलरली बी ने क्या प्रॉमिस किया? बी ने प्रॉमिस किया कि वो बाइक को खरीदेगा। ठीक है, 50,000 रुपये में। उसके बदले बी को क्या मिल रहा है? बाइक मिल रही है। ठीक है। तो कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ ए वैल्यू गिवन इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रॉमिस। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ वैल्यूएबल चीजें देती है प्रॉमिस के बदले, तो वो कंसिडरेशन होता है। ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना है। आपको दो दो चीजें याद रखना है बस। एक तो ये डेफिनेशन याद रखो, ये वाली और ये वाली। इसके साथ ये एग्जांपल याद रख लो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली आसान भाषा में कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीजें एक्सचेंज हो रही है वो कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ अ वैल्यू। अच्छा, तो कंसिडरेशन क्योंकि समथिंग ऑफ अ वैल्यू है तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। मनी भी हो सकता है, ये कार भी हो सकती है, ये सर्विसेज भी हो सकती है, ये प्रॉमिस भी हो सकता है, ईटीसी, है ना। तो ये मतलब ये सभी चीजें कंसिडरेशन का काम कर सकती है। बेसिकली एक पार्टी प्रॉमिस क्यों कर रही है? एक पार्टी जब कोई प्रॉमिस कर रही है तो उसके बदले में उसे जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। वापस ध्यान से सुनिए, ये जो मैंने बताया वही बोल रहा हूँ, एक लाइन में समराइज कर रहा हूँ। एक पार्टी जब प्रॉमिस कर रही है तो उस प्रॉमिस के बदले में उसे जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन है ना। ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बाइक बेच देगा, उसके बदले उसे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, वो उसका प्रॉमिस है। बी ने प्रॉमिस किया कि वो 50,000 रुपये बी को देगा, उसके बदले उसको बाइक मिल रही है, तो उसके लिए कंसिडरेशन हो गई बाइक। ठीक है। चलिए अब हम नोट्स पे आते हैं। देखिए, कंसिडरेशन इसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। मतलब यदि आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा लिखा है सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस, जो हमने अभी कवर किया था कि एक पार्टी जब प्रॉमिस दे रही है उसके बदले उसे जो प्राइस मिल रही है उसके लिए वही कंसिडरेशन। ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेशन सेक्शन 2D में दे रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। When, at the desire of a promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing। यहाँ तक इसका एक पार्ट हो गया। फिर दूसरा डज और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंड फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंट और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये ना इसेंशियल में कवर करेंगे, फिर समझ में आएगा। देखिए, पहला इसेंशियल ये है कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि आप जो भी एक्ट या एब्स्टिनेंस करो वो प्रोमिसर की इच्छा या डिजायर पर ही होना चाहिए। हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए रात में चाय पीने उसके दोस्त के घर जा रहा था, तभी उसको बीच में दिखा कि किसी के घर में आग लग गई है। वो घर बी का है। ए रात में ऐसे रेंडमली जा रहा है, उसको दिखता है कि पास वाले घर में आग लग गई है, तो वहां पर जाकर वो आग बुझा देता है। ठीक है, बी का घर होता है वो। तो ए बी के घर को आग लगने से बचा लेता है, और वो भी ये वॉलेंटरीली करता है। वॉलेंटरीली करता है मतलब बी नहीं बोलता कि तू मेरे घर की आग बुझा, क्योंकि बी तो घर पे है ही नहीं, बी तो कहीं बाहर है। ए अपनी इच्छा से देखता है कि घर जल रहा है और वो उसकी आग बुझा देता है। अच्छा, जब ये बात बी को पता चलती है जिसका घर था, तो बी ए को प्रॉमिस करता है कि भैया तुमने मेरे घर को जलने से बचाया, इसलिए मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रहा हूँ, दूंगा। प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। अच्छा, अब ए एक दो हफ्ते वेट करता है कि बी मुझे पैसे देगा करके, पर नहीं देता। तो ये कोर्ट में केस फाइल कर देता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये प्रॉमिस जो इसने पे करने के लिए किया था ये वैलिड है? तो आंसर है कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि जो ये ए ने एक्ट किया ना घर बचाने का, ये बी की इच्छा पर नहीं किया। द promise इज void because the act was not done at the B's desire। वापस से, कंसिडरेशन एक एक्ट या एब्सटिनेंस है जो आप प्रोमिसर के डिजायर पे करते हो। बट यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? ए का कंसिडरेशन, यहाँ पर कंसिडरेशन ये है कि ए ने बी का घर बचा लिया। फिर बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को 10,000 रुपये देगा। बट क्योंकि ये घर उसने अपनी इच्छा से बचाया था और प्रॉमिस बाद में हुआ है, तो ये जो प्रॉमिस है ये वैलिड नहीं है, ये वॉइड है। क्योंकि ये जो ए ने घर बचाने का एक्ट किया, ये बी की इच्छा पर नहीं किया, अपनी मर्जी से कर दिया उसने। तो ये प्रॉमिस, ये जो कंसिडरेशन है, ये वैलिड नहीं है यहाँ पर। इसलिए जब भी एक्ट या एब्स्टिनेंस करो तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोमिसर की डिजायर पर किया गया हो। ठीक है, बस ये एग्जाम्पल को समझ जाइएगा, आप समझ पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा पूरा अपने आप। चलिए, दूसरी बात। ये तो पहला रूल हो गया कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ ए प्रोमिसर। अच्छा, इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। वापस ए जा रहा है, उसको दिखता है कि बी का घर जल रहा है, बी बाहर खड़ा है, बी ए को बोलता है कि प्लीज मेरे घर को जलने से बचा लो। तो फिर अगर ए बचाता है बी के कहने पर, बी की डिजायर पर, बी की इच्छा पर, और फिर घर अगर बच गया, उसके बाद बी थैंक यू बोलता है उसको, प्रॉमिस करता है कि 10,000 रुपये देगा, तो फिर वो प्रॉमिस वैलिड हो जाएगा। क्योंकि इस बार उसने घर बचाने का एक्ट बी की इच्छा पर किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया। ठीक है, तो बेसिकली कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ ए प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर पर ही कंसिडरेशन मूव करना चाहिए, तभी वो वैलिड होगी। अपनी इच्छा से अगर आपने कंसिडरेशन मूव कर दी तो फिर वो वैलिड नहीं है। अच्छा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब, अच्छा पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है। प्रोमिसर मतलब जो ऑफर, जिसने प्रॉमिस किया है, और प्रोमिसी मतलब जिसने प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया है। आसान भाषा में समझ लो, ऑफरर और एक्सेप्टर। प्रोमिसर मतलब ऑफरर, प्रोमिसी मतलब जिसने एक्सेप्टेंस दी है। ठीक है, चलिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अच्छा पहला तो ये हो गया। चलिए, दूसरा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन को मूव कर सकती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ए ने
प्रॉमिस किया बी को कि वो 5,000 रुपये देगा अगर सी ए के घर को पेंट करता है। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा अगर सी आकर मेरे घर को पेंट करता है। सी ने आकर घर को पेंट कर दिया, तो ये जो कंसिडरेशन है ये वैलिड है। ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन। इंडिया में प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है। मतलब कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो भी कंसिडरेशन दे सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो एक पार्टी है उसके बिहाफ पर। ठीक है। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। हाँ, ये रहा। इसमें क्या होता है कि एक ओल्ड लेडी गिफ्ट कर देती है अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी, और वो लड़की ये प्रॉमिस करती है कि वो अपने मामा को हर साल कुछ पैसे देगी। ठीक है। एक ओल्ड लेडी अपनी बेटी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करती है, और बेटी ये प्रॉमिस करती है अपनी माँ को कि वो अपने मामा को हर साल कुछ पैसे देंगी। तो इस 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 इंस्टेंस में प्रोमिसर कौन हो गया? प्रोमिसर हो गई बेटी। है ना? बेटी ने क्या प्रॉमिस किया कि वो अपने मामा को हर साल कुछ पैसे देगी। प्रोमिस ही कौन हो गया? मामा। है ना? अच्छा, अब मामा इस केस में कुछ भी नहीं कर रहा है, बट मामा के बिहाफ में उसकी बहन ने इस लड़की को, इस प्रोमिसर को जमीन दी थी, प्रॉपर्टी दी थी। तो अब बाद में ये लड़की ने मना कर दिया कि मैं तो मामा को कुछ भी पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि मामा ने तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ दिया ही नहीं ना, उन्होंने तो कुछ कंसिडरेशन दी ही नहीं। कंसिडरेशन तो मेरी मम्मी ने दी। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो पार्टीज हो वही कंसिडरेशन दे, थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है और वो वैलिड है। इंडिया डज नॉट रिक्वायर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। है ना? सेम इसमें का यही एग्जांपल है। यहाँ पर ए ने प्रॉमिस किया बी को, वापस से ये इलस्ट्रेशन भी ले लेते हैं कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो बी को 5,000 रुपये देगा अगर सी ए का घर पेंट कर देगा। तो ये जो सी है ये तो थर्ड पर्सन है, इसका तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई हिस्सा है ही नहीं। फिर भी ये कंसिडरेशन मूव कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ बी। सी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इलाबोरेट कर देते हैं तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। सी इज ए थर्ड पार्टी। He is moving consideration on behalf of B। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में। ए इसको 5K देगा, ए कंसिडरेशन में 5K बी को देगा, और बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन सी दे रहा है ना? और इसके बिहाफ पे कंसिडरेशन सी दे रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा है, जो कि थर्ड पार्टी है। सी थर्ड पार्टी। वापस से कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है। ए बी को 5,000 रुपये दे रहा है, इसके बिहाफ पर सी पेंट करके देगा ए को, ए का घर, जो कि थर्ड पार्टी है ना? चलिए, तो ये वैलिड है। तीसरी कंडीशन है कि कंसिडरेशन पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, और फ्यूचर की भी हो सकती है। पास्ट कंसिडरेशन मतलब एक्ट पहले कर दिया, प्रॉमिस बाद में किया गया। जैसे कि ये ए ने बी के बच्चे को डूबने से बचा लिया,
बी ने खुश होकर प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। ये वैलिड पास्ट कंसिडरेशन है। पास्ट कंसिडरेशन मतलब आपने एक्ट पहले कर दिया, प्रॉमिस सामने वाले ने बाद में दिया। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब साइमल्टेनियसली हो रही है दोनों चीज़ें। आप मॉल में गए, आप शोरूम में गए, शोरूम में आपने 50 लाख रुपए दिए शोरूम में, और उन्होंने आपको कार दे दी। तो यहाँ जो दोनों कंसिडरेशन है एक साथ एक्सचेंज हो रही है, 50 लाख रुपए और कार। फ्यूचर कंसिडरेशन मतलब आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप फ्यूचर में कुछ करोगे, ठीक है। आप फ्यूचर में एक्ट करोगे, प्रॉमिस अभी मिल गया और आपने प्रॉमिस करा कि आप फ्यूचर में एक्ट करोगे, तो वो फ्यूचर कंसिडरेशन होगी। चलिए, अब चौथा रूल ये बोलता है कि कंसिडरेशन ऐसी होना चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू हो आइज में, ठीक है। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ों की कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है ना, जैसे कि ए ने प्रॉमिस किया कि वो बी को जादू से खजाना ढूंढ के देगा, तो ये कंसिडरेशन इल्यूजनरी और इनवैलिड है। चलिए, अब हम आते हैं एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में। सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी एक कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट नहीं कर देती। इसका मतलब ये है कि यदि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट की लीगलिटी या वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल, ए अपनी 10 लाख की जमीन सिर्फ 1 लाख में बेच देता है ड्यू टू डिस्ट्रेस। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। बट इनएडिक्वेसी में इंडिकेट अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये दूसरी चीज है। देखिए, आप अगर बेसिकली पॉइंट ये है, आप अपनी 1 करोड़ की चीज 1 लाख रुपए में भी बेच सकते हो, ठीक है, वो वैलिड है। एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी से इतना फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट पे। पर हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन उठता है तो फिर एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन को कोर्ट चेक करती है। बस इतनी सी बात है। अब हम आते हैं कि कंसिडरेशन अनलॉफुल कब बनती है। देखिए, सेक्शन 10 बोलता है कि यदि आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपकी कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन लॉफुल तब होगी जब वो अनलॉफुल नहीं होगी। कंसिडरेशन अनलॉफुल कब बन जाती है? जब वो ऐसी हो जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिडन हो, वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर दे। इट इन्वॉल्व्स फ्रॉड, इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, इट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो यदि इनमें से कोई भी एक कंडीशन हुई तो आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल बन जाएगी, और अगर अनलॉफुल बन गई तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अनलॉफुल हो गई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अब हम एक एक करके कवर करते हैं कि फॉरबिडन बाय का लॉ मतलब क्या होता है, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई एक्ट को किसी लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड कर रखा है तो वो एक्ट आपको नहीं करना है। और यदि वो एक्ट को आप एज ए कंसिडरेशन यूज करते हो तो वो कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी और आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे ए ने बी को पैसे दिए ताकि वो एनडीपीएस के जो गुड्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, नारकोटिक ड्रग्स होते हैं, उसको स्मगल करे। ये कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है। एनडीपीएस एक्ट क्लियरली बोलता है कि आप ड्रग्स को स्मगल नहीं कर सकते। हम ड्रग्स को बेच भी नहीं सकते, जो भी उसमें प्रोहिबिटेड ड्रग्स है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एनडीपीएस ड्रग्स का एग्जांपल। मतलब एनडीपीएस एक्ट है, उसके अंदर एक्सप्रेसली ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है कि ओपियम हो गया या चरस हो गया, गांजा हो गया, इनको आप ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना प्रोड्यूस कर सकते हो, ना हाँ इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपने कोई एग्रीमेंट करा
इनको करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा क्योंकि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है। सिमिलरली कंसिडरेशन कंसिडरेशन डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। देखिए, एक यहाँ पर एग्जांपल है, ये भी आप लिख सकते हैं कि ए एग्रीज टू पे बी टू फॉल्सली शो लोअर इनकम इन टैक्स रिकॉर्ड, दो नॉट डायरेक्टली प्रोहिबिटेड, द एग्रीमेंट डिफीट्स द टैक्स लॉ एंड इज वाइड। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो कि एक्सप्रेसली तो लॉ में नहीं लिखा कि ये नहीं कर सकते आप, बट यदि आपको अलाउ कर दिया गया तो जो लॉ बना है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। मान लीजिए आपकी एक लैंड है, उसके ऊपर अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है ना, लिख ही देते हैं हम तो समझने में थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। उम्म, दूसरा वाला है ना, हाँ ये वाला। आपकी एक लैंड है जिस पे अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू है, अरियर्स अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एक ज़मीन है, उसके ऊपर सरकारी टैक्स बाकी है और आप वो पे नहीं कर रहे हो, तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने आपकी ज़मीन ऑक्शन में रख दी, बेचने के लिए उसको लगा दिया। तो आप क्या बोलते हो, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि ऐसा कर, तू मेरी ज़मीन ऑक्शन में खरीद ले, फिर मैं बाद में तुझसे वो ज़मीन वापस खरीद लूंगा। तो ऐसा एग्रीमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि वो प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट कर देगा। फिर पर्पस क्या हुआ, देखो, आपने सरकारी टैक्स नहीं दिया, इसलिए आपकी ज़मीन को सरकार बेच रही है, बट आप क्या कर रहे हो कि आप अपने दोस्त के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया जिसमें उसमें उसको बोल रहे हो कि तू जाके मेरी ज़मीन सरकार से खरीद ले, फिर तू मुझे वापस दे देना। तो फिर ये जो लैंड रेवेन्यू का लॉ है, ये तो यूजलेस हो गया ना। आपने तो इसके प्रोविजन को डिफीट कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली ज़मीन घूम के वापस आपके पास आ गई, है ना? तो ऐसा भी नहीं करना है। तीसरा, फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन। ऐसी कंसिडरेशन जहां पर फ्रॉड इन्वॉल्व करता है। कंसिडरेशन इज फ्रॉडुलेंट इफ इट इज इंटेंडेड टू डिसीव और डिफ्रॉड द थर्ड पार्टी, गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है। एग्जाम्पल यही है कि ए और बी ने एग्रीमेंट करा कि बी ए को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के देगा, ये अनलॉफुल है। कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी। ऐसी कंसिडरेशन जिससे आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को क्षति पहुंचा रहे हो, वो भी अनलॉफुल है। एग्जाम्पल ये, ए ने बी को पेमेंट किया, प्रॉमिस किया कि वो उसे 10 लाख रुपए देगा अगर वो सी को असॉल्ट करे या सी को मार डाले, ये अनलॉफुल है। सिमिलरली ए और बी, ए बी को बोलता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम जाके बी की ज़मीन, बी के घर में आग लगा दो, ये भी अनलॉफुल है। सिमिलरली लास्ट होता है कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक और होती है इमोरल वाली। चलो पहले इमोरल वाली को हम बाद में कवर कर लेंगे। एक और होती है, यहाँ पर लिख दीजिए, कंसिडरेशन विच इज इमोरल। तो कौन सी कंसिडरेशन इमोरल होती है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब इमोरलिटी की बात कर रहा है तो बात कर रहा है सेक्सुअल इमोरलिटी की, सेक्सुअल इमोरलिटी। तो मान लीजिए एक पिता अपनी बेटी को कॉन्क्यूबाइन की तरह यूज करता है और एक आदमी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हें दे दूंगा, इसके बदले तुम मुझे 50 लाख रुपए दो। ठीक है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ये दे सकते हो कि ए बी के साथ, ए जो कि शादीशुदा है, बच्चों का बाप है, बी के साथ ये एग्रीमेंट करता है कि तुम मेरे साथ रहो। एक लड़की को बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें हर महीने 2 लाख रुपए दूंगा। ये शादीशुदा है, इसकी पहले से शादी हो रखी है इस आदमी की, तो ये भी एग्रीमेंट वॉइड है ना? याद रखना, एक कॉन्क्यूबाइन वाला, एक मैरिड मैन वाला, मैरिड मैन। अच्छा, कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, छठा पॉइंट।
देखिए, कंसिडरेशन ऐसी भी ना होना चाहिए जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मतलब ऐसी कंसिडरेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या सोसाइटी के वेलफेयर को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसमें ये वाली कैटेगरीज को कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि आप अपने देश के जो एनिमी है उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अफेक्ट हो। मान ले कि इसका एग्जांपल हम लेंगे कि विटनेसेस को आपने एग्रीमेंट विद द विटनेसेस ऑफ अ केस, एग्रीमेंट विद विटनेसेस, उनको आपने एग्रीमेंट कर लिया कि हम तुमको पैसे देंगे, तुम हमारे खिलाफ गवाही मत दो। फिर ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिस खरीद रहे हो आप पैसे दे के, जॉब खरीद रहे हो, वो वाली चीज़ हो गई। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट रिस्ट्रेनिंग लीगल प्रोसीडिंग, जैसे कि आपने वही एक आदमी का मर्डर कर दिया, उसकी फैमिली, ये बात अब उसकी फैमिली को ही पता है बस जिसका मर्डर हुआ है, तो आप उसकी फैमिली के पास जाते हो, बोलते हो कि 2 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा मैं, तुम ये केस रिपोर्ट मत करो, पुलिस को मत बताओ, तो ऐसा एग्रीमेंट से ये लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से ही रोक रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी अनलॉफुल है। चलिए, तो ये एग्जांपल हो गया। फाइनली इफेक्ट क्या होता है अनलॉफुल कंसिडरेशन का? देखिए, अगर आपने अनलॉफुल कंसिडरेशन दी तो जो भी एग्रीमेंट होगा वो वॉइड एब इनिशियो होगा, पहली बात। इसका मतलब कि कोई भी राइट्स या ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होंगे, कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगी ये एग्रीमेंट को। और अगर रेस्टिट्यूशन इज जनरली नॉट ग्रांटेड। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यदि एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट हो गया जो कि बाद में वॉइड निकला, तो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन की वजह से वॉइड निकला ना, तो रेस्टिट्यूशन मतलब जो चीज़ें एक्सचेंज हुई है वो वापस नहीं मिलेगी आपको। मान लीजिए, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि आपने एक गनमैन हायर किया, आपने एक शार्प शूटर हायर किया, है ना, और उसको बोला कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तू जाके सी को मार डाल। अब उसने 50 लाख रुपए ले लिए, लेकिन वो सी को मार नहीं रहा है, तो आप अब कोर्ट में जाकर ये केस फाइल नहीं कर सकते हो कि सर मैंने एक आदमी को हायर किया था सी को मारने के लिए, उसको मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, क्योंकि ये अनलॉफुल कंसिडरेशन है। क्या, तो क्योंकि ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है तो कोर्ट बोलेगी कि नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो गए आपके पैसे। पहली बात तो ऐसा ये करेगा नहीं, क्योंकि कोर्ट इसको पकड़ लेगी कि भाई तुम मर्डर करवा रहे थे किसी का, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो रेस्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब जो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में अगर दे दिया जो जिसमें अनलॉफुल कंसिडरेशन है, तो वो दूसरी पार्टी से उसको वापस नहीं मिलेगी, है ना। चलिए, फिर फाइनली कंक्लूजन, कंक्लूजन में यही लिखना है कि भाई कंसिडरेशन बैकबोन है, ये ज़रूरी होती है, इसके बिना नहीं बनेगा, और लॉफुल भी होना चाहिए। इनएडिक्वेसी से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है यदि अंडर इन्फ्लुएंस की बात हो। चलिए, अब इसको मैं वापस से पूरी समराइज कर देता हूँ। देखिए, कंसिडरेशन जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, वो कंसिडरेशन है। ए ने बी को क्या दे रहा है? कार, तो बी के लिए कंसिडरेशन कार हो गई। ए को कार देने के बदले क्या मिल रहा है? 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ए के लिए कंसिडरेशन 50 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अच्छा, कंसिडरेशन क्या होती है? प्राइस फॉर अ प्रॉमिस या समथिंग ऑफ वैल्यू गिवन इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस। तो यदि एक पार्टी कुछ प्रॉमिस कर रही है, उसके बदले उसको जो भी मिल रहा है वो कंसिडरेशन है। सेम यही बात है। प्रॉमिस क्या होता है? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बनता है। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना है, वैलिड है प्राइस फॉर प्रॉमिस सेक्शन 10 में। फिर इसेंशियल कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन का मूवमेंट डिजायर ऑफ प्रोमिसर से ही, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए। कंसिडरेशन मूव प्रोमिस भी कर सकता है, थर्ड पर्सन भी कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये लिया था हमने कि कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है, पर बी के बिहाफ में कंसिडरेशन सी मूव कर रहा है, तो ये वैलिड है। तीसरा, कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, ये एग्जांपल है इसके। फिर कंसिडरेशन की कुछ कुछ रियल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लिया हूँ, मैं तुम्हें, तुम मुझे 50 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें जादू से खजाना ढूंढ के दूंगा, ये अलाउड नहीं है। एडिक्वेसी, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बस रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए।
हाँ, इनएडिक्वेसी का क्वेश्चन फ्री कंसेंट को एग्जामिन करते वक्त लिया जाता है, माइंड में ये याद रखना। चिन्नैया वर्सेस रमैया वही वाला केस है कि दो पार्टी एग्रीमेंट करती है और पर उसमें कंसिडरेशन थर्ड पार्टी दे रही है, वो अलाउड है। अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23, अगर अनलॉफुल हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अनलॉफुल कौन सी होती है? जो फॉरबिडन है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, डिफीट द प्रोविजन एक्सप्रेसली नॉट रिटन, इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड इन्वॉल्व करती है, इज इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी। पांचवा इमोरल, सेक्सुअल इमोरलिटी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो वाली कंसिडरेशन भी वॉइड है। ठीक है। इसमें हमने एनडीपीएस का एग्जांपल लिया था, इसमें लैंड रेवेन्यू का लिया था कि दोस्त खरीद लेगा। थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर देता हूँ। लैंड अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, फ्रेंड विल बाई बैक योर लैंड। फिर फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग इंजरी, ये हो गया। फिर इफेक्ट वर्ड अब इनिश हो जाएगा, राइट नहीं इन्वॉल्व होंगे, रेस्टिट्यूशन भी नहीं मिलेगा। रेस्टिट्यूशन में आ, वो शूटर वाला एग्जांपल लिया था ना। हाँ, रेस्टिट्यूशन, यू विल नॉट गेट बैक योर थिंग इफ कंसिडरेशन was unlawful। एग्जांपल मनी पेड टू हिटमैन। हिटमैन मतलब वही जो लोगों को पैसों के लिए मारता है ना। नो रेस्टिट्यूशन, नो रेस्टिट्यूशन। फाइनली कंक्लूजन, और इसके साथ ही ये टॉपिक कवर हमने पूरा कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू समथिंग एल्स। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।